नमस्कार, आप देख रहे हैं आईटीवी नेटवर्क की खास पेशकश और एक बहुत बड़ी शख्सियत से आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं। मुलाकात में ये गारंटी है कि बात खुलकर होगी और उनकी पर्सनैलिटी ही ऐसी है, जब चलती हैं तो बात करती हैं और जब बात करती हैं तो सामने वाले की बोलती बंद कर देती हैं। और वो भी क्यों ना, 5 बार की विधायक हैं, 2 बार की मंत्री हैं और सिर्फ हरियाणा की राजनीति नहीं, दिल्ली की राजनीति में भी विधानसभा स्पीकर की जिम्मेवारी के साथ अब राज्यसभा की ओर अग्रसर हैं। आप पहचान चुके हैं, किसी इंट्रोडक्शन की मोहताज नहीं है। किरण चौधरी जी, मैम वेलकम टू आईटीवी नेटवर्क। नमस्कार, धन्यवाद। वो मैंने इंट्रोडक्शन दिया, वो मैंने ना बिल्कुल आपकी पर्सनालिटी को देख के दिया, क्योंकि द वे यू वॉक और द वे यू टॉक। जब सदन में मैं जाता था, चंडीगढ़ में मैं देखता था, जब बीजेपी में नहीं आप कांग्रेस में हुआ करती थी, तो तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल साहब से भी जब पूछने की बारी आती थी तो कसर नहीं छोड़ती थी आप। मेरा काम, जो विपक्ष की मैं उस समय नेता थी, तो काम मेरा जो है आप जानते हैं, बड़ा ईमानदारी के साथ काम करती हूँ और बहुत मेहनत के साथ सारे मुद्दे जो हैं हरियाणा के लोगों के उठाने का मौका मिलता था। तो वो जो है, इसलिए जो मेरा समय जो है वो पूरी तरह से विधानसभा में जनता के हित की बातें उठाने में कभी भी मैंने गुरेज नहीं करा और कभी मैंने कॉम्प्रोमाइज की राजनीति नहीं करी। फियरलेस लीडर मैं कहूँ, दबंग कहना तो चलो ठीक नहीं होगा, दबंग के तो यूपी बिहार में अलग मतलब निकल जाते हैं, हरियाणा में तो इसे पॉजिटिव लिया जाता है। फियरलेस लीडर में अगर आपको कहूँ, मतलब एक खुलापन है, मुद्दों को लेके छुपाती नहीं है और मीडिया के सामने आते हैं। मैंने तो देखा नहीं कभी किसी सवाल से बचते हुए। आज मैं आया हूँ और मैं बिल्कुल कह सकता हूँ कि भाई मैं इनकी सिर्फ हिस्ट्री लेके आया हूँ, इन्होंने मुझसे कोई सवाल नहीं मांगे हैं, मैं सिर्फ ट्रैक रिकॉर्ड निकाल के लाया हूँ और ना सवाल में लिख के आया हूँ। किस बात से घबराना विनोद जी? बात यह है कि जब काम निष्ठा के साथ करा जाता है, ईमानदारी के साथ करा जाता है और उसके अंदर कोई दूसरा एजेंडा नहीं होता है, तो फिर किस बात का फियर करना। मेरा तो हमेशा से ये बात रही है कि जहां भी मैं रही हूँ, मैंने वकालत जब करी, बहुत मेहनत ईमानदारी के साथ करी। उसके बाद जो है प्रभु ने जो रास्ता तय करा मेरे लिए, सुरेंद्र सिंह, और उसको किसी बात का कोई लोभ लालच नहीं होता, तो फिर किस बात का डरना। जनता की हित की बात करना है। हम यहाँ पे जनता की सेवा करने के लिए आए हैं, कोई अपना घर भरने के लिए तो आए नहीं, कोई उल्टे सीधे काम करने के लिए हम नहीं आए। तो फिर जब हमने जनता की हित की बात करनी है, जनता की जो है सहूलियत है, समस्याएं हैं, उनको सुलझाना है, और अगर भगवान ने हाथ में कलम दी है ये पावर की, तो वो जो है वो कलम जो है जनता के हित के लिए चले। यही मैं इसको अपना कर्म समझ के, सच्चाई है ये, मैं अपना काम करती हूँ। जाना सबने ऊपर है, तो कम से कम अपना कर्म तो कमा के जाए। सुरेंद्र जी के समय मैंने सब कुछ देखा हुआ है, पल भर के अंदर सब कुछ खत्म हो गया। कभी मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरे साथ ऐसे हो सकता है, लेकिन प्रभु की क्या करनी, इसको क्या मालूम क्या होता है। और फिर जो सिलसिलावार जो रास्ता जो तय करना पड़ा, बिल्कुल ही कहाँ ऊपर कहाँ बिल्कुल इस तरह से संघर्ष का इतना जबरदस्त रास्ता जो ये पिछले 20 साल में मैंने तय करा है, इसने मुझे एक ही चीज सिखाई है कि भगवान का नाम लो और जो है बाकी उसके ऊपर छोड़ दो और अपना काम निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ करो। मेरे कई सवाल बन गए आपके इस जवाब से, लेकिन मैं छोड़ नहीं सकता, उस चीज को पूछूंगा। 2005 में जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था, सूचना आपको कब मिली थी? और पहली सूचना पर और कुछ देर और जो पूरा 10 दिन का 13 दिन का 13वीं होती है हरियाणा में, तो वो पूरा सफर था, वो कैसे जानकारी मिली, वो विषय कभी आया नहीं। लेकिन अब लंबा प्लेटफॉर्म है, लंबी बातचीत कर सकते हैं, तो मैं चाहूंगा कि एक बार दर्शकों के सामने वो चीज आए। सुरेंद्र जी इलेक्शन जीत चुके थे और मेरे ख्याल में कुछ 1 हफ्ते से मैंने देखा उनका कि इस तरह की बातें करनी शुरू कर दी। अब जैसे मैं पहली बार उनके इलेक्शन की कैंपेनिंग के लिए गई थी, क्योंकि कांग्रेस के अंदर उनका विलय जो है वो मैंने करवा दिया था। कांग्रेस पार्टी के अंदर सोनिया जी से मैंने बात करी, मैडम ने सीधा जो है विलय करवाया। तो जब ये इलेक्शन से पहले भी और बाद में भी, तो जब गई उनके इलेक्शन में और मैंने कैंपेनिंग करी, तो मुझे कहा कि मुझे किरण बड़ी संतुष्टि है कि मेरे लोगों ने
जो है तेरे को अपना लिया है और अब आप ही में तो अपने दिल्ली की राजनीति करनी है। आप नहीं कहते हैं, ये मत सोचना कि अब मैं यहाँ पे आके काम 93 में कैंट से आप चुनाव लड़ कंटोनमेंट से मैं चुनाव लड़ी थी। तो ये इस तरह की बात जब सामने आई राजनीति की, तो सोचना भी जो है मेरे लिए वो नहीं था। लेकिन वो कहते हैं ना, जो डेस्टिनी है, जो भगवान इस तरह से घटनाक्रम बनाता है कि 2005 में अचानक सुरेंद्र सिंह जी चंडीगढ़ से वापस आ रहे थे, अच्छे भले गाड़ी में थे, गाड़ी में चल पड़े थे। उस दिन शाम को जो है मैं विदेश जा रही थी, तो मेरे को फोन करा उन्होंने वहां से कि किरण मैं चल रहा हूँ और तू निकलना मत मेरे आने से पहले, मैं आके तेरे को छोड़ के जाऊंगा। तो आई टोल्ड हिम कि आप आराम से आना, कोई जल्दी नहीं है, क्योंकि मेरी फ्लाइट रात के टाइम की थी। वहां से वो गाड़ी में निकले, इतने में फोन आ जाता है जिंदल साहब का कि सुरेंद्र कहाँ है, मैं दिल्ली जा रहा हूँ। तो सुरेंद्र जी ने कहा कि मैं तो चल पड़ा हूँ। कहते नहीं तू चल मेरे साथ चल। तो गाड़ी मोड़ कर, देखो जो लिखा हुआ है उसको कोई मिटा नहीं सकता, मोड़ कर वापस जो है गए हेलीकॉप्टर के अंदर, और आगे का तो सबको बता दिया। मेरा यहाँ पर जो है इलेक्शन की बहुत आप जानते हो थकान उतारने का वो था। सारे मेरे फ्रेंड्स वगैरह आए हुए थे सुंदरनगर कोठी पे, और हम लोग जो है एक कार्यक्रम में जाने वाले थे। इतने में टीवी के ऊपर जो है देखा कि हेलीकॉप्टर क्रैश, और उसमें एक मंत्री और 2 मंत्रियों का उसमें लिखा हुआ था। तो मेरे कभी जहन में ही नहीं था कि सुरेंद्र जी भी हो सकते हैं। तो हम ये हुआ कि भाई ये पता करो कौन है, किसका हो गया, किसके बेचारे का, किसका घर क्या हो गया। तो इतने में फोन आता है मेरे पास थोड़ी देर बाद, प्रणब मुखर्जी का। हाँ जी, उनका फोन आया कि ऐसे ऐसे एक्सीडेंट हो गया है, हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, एंड आई एम सॉरी टू से किरण दैट सुरेंद्र जी इज नो मोर। फिर अहमद भाई का फोन आया, अहमद पटेल जी का, उसके बाद फिर सोनिया जी का फोन आया। तो मैंने एक ही बात कही उस समय, आई वाज इन अ शॉक। श्रुति टुक ओवर, श्रुति ने सारा कुछ संभाला। मैं तो बिल्कुल ही, श्रुति तो बहुत छोटी थी उस समय, कितने साल हो गए, 20 साल हो गए, वो आप देख लीजिए। शी मस्ट बी इन हर अर्ली 30s। हाँ, सो मैंने एक ही बात कही मैडम को और अहमद भाई को कि प्लीज उनकी जो रिमेन्स हैं, लास्ट रिमेन्स, उनको आप दिल्ली पहले कोठी पे लेके आओ। हुड्डा साहब उस समय मुख्यमंत्री थे, तो वो चाहते थे कि सीधा उनको वहाँ भिवानी लेके जाया जाए। पर एनीवे आई प्रिवेल्ड एंड क्या कहते हैं, सुरेंद्र जी की आर्थिक जो है रिमेन्स, उनको हम दिल्ली लेकर आए। और यहाँ पर सभी लोग, वाजपेयी जी से लेकर सभी, हमारे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे, मैडम सोनिया जी थी, सारे के सारे सब लोग जो है, मुझे याद है, थोड़ा थोड़ा याद है कि सब लोग आए, मतलब कांटा बंधा हुआ था लोगों का। और अगले दिन जो है फिर हम सुरेंद्र जी को ये प्रोवाइड करा गया, क्योंकि रक्षा मंत्री रहे थे बाबूजी, और प्रणब दास जो उस समय रक्षा मंत्री थे, हमारे अच्छे संबंध थे, और मैडम ने भी उनको कहा हुआ। तो उनको जो है हेलीकॉप्टर के अंदर उनकी लास्ट रिमेन्स जो है उनके साथ मैं और मेरी माँ और श्रुति हम जो है उतार दिया गया। तो जो दाग जब उनको दिया गया, चिता जब जलाई गई, तब 3-4 तो चीफ मिनिस्टर थे, सारे थे, और ऐसा हजूम, आप अगर वो पुराने, मैंने तो कभी हिम्मत नहीं होती अभी तक कि मैं वो देखूं, पर देवर आई थिंक लैक्स एंड लैक्स ऑफ पीपल, क्योंकि सुरेंद्र सिंह जी सबके बहुत चहेते थे। देखो चौधरी बंसीलाल जी ने तो बहुत जबरदस्त एडमिनिस्ट्रेटर थे, लेकिन सबको संभालने वाले, कार्यकर्ताओं को पुचकार के रखना, उसका काम करना, उसके घर का संभालना, सब कुछ पूरे हरियाणा के अंदर ही नहीं, पूरा मतलब लोग उनके सारी जगह फैले हुए थे, सारे के सारे जो हैं सब वहाँ पर थे। मैं तो आई वाज इन अ स्टेट ऑफ शॉक। मैंने तो बाद में जब देखा, जब पता, मैंने को देखा कि हाँ ऐसे ऐसे भी होता है।
ये असली जो आपका संघर्ष था, इसे को राजनीति की एंट्री में अगर आप पढ़ने जाओगे हिस्ट्री में, तो लगता है कि सुरेंद्र जी के जाने के बाद किरण जी की एंट्री हुई, लेकिन ये एंट्री इतनी आसान नहीं थी, क्योंकि एक चुनौती के साथ ही शुरू हुई थी। और उस समय, अगर मैं गलत नहीं हूँ किरण जी, तो उस समय ही परिवार की विरासत की जो लड़ाई थी, क्योंकि सुरेंद्र जी, सबको पता है कि बंसीलाल साहब उस समय जीवित थे, 3 बार के मुख्यमंत्री थे, रक्षा मंत्री तक का पोर्टफोलियो रहा, और बड़े और कांग्रेस से अलग होकर भी आपने, जैसे आप इस पूरे जवाब में बता भी दिया कि आप इंस्ट्रूमेंटल थे कि कहीं ना कहीं दोबारा से कांग्रेस में विलय हो जाए, और वो तमाम चीजें हैं। लेकिन जो असली संघर्ष था उसके समय शुरू हुआ। राजनीति में संघर्ष से जाने से पहले परिवार की जो विरासत थी, उत्तराधिकारी वाली जो बात थी, उसको लेकर दावा, क्योंकि बंसीलाल साहब के तो दूसरे बेटे भी हैं, रणदीप महिंद्रा साहब, उनके बेटे अब्दुल चौधरी भी हैं, और वो आज के अगर परिप्रेक्ष्य में हम दर्शकों को बता दें तो वो ताल ठोक कर ये दावा भी करते हैं। मैंने ही एक बातचीत की थी, उन्होंने कहा था कि भाई वारिस तो जो परिवार की थी, बंसीलाल साहब की लेगेसी सुरेंद्र संभालते थे, सबको पता है, उनके जीवित रहते रहते उसके बाद का जो संघर्ष रहा और परिवार की जो विरासत की बात आई। तो आपने जब ये बात प्रश्न पूछ ही लिया है, तो ये तो देखो, परिवारों की बातें होती हैं, सारी जगह होता है कि एक आध परिवार के अंदर ऐसा आदमी निकल जाता है जो बाप का साथ नहीं देता। ये तो पुरानी कहानी है, घर घर की कहानी है। तो जहाँ तक सुरेंद्र जी के बड़े भाई का सवाल है, वो चौधरी बंसीलाल जी के साथ कभी रहे नहीं, उन्होंने उनका साथ कभी दिया नहीं, ना राजनीतिक तौर पे। जी को भी बहुत भंजनलाल जी से करवाया, और ये एक बहुत बड़ी चर्चा का विषय भी उस समय बना। और इन्होंने तो इलेक्शन भी सुरेंद्र जी के सामने लड़ा, बाबूजी की पार्टी में थे सुरेंद्र जी, तो हवीपा में थे, और उस समय मेरे ख्याल में इन्होंने इतने ज्यादा, मतलब इतनी जबरदस्त तरीके से इनकी वो जमाना जब्त हुई। शराबबंदी का नारा था। मेरी जनरेशन उस समय जब बड़ी हो रही थी, तो उस समय आपको याद होगा, उस नारे के साथ बंसीलाल साहब की जो सरकार आई थी, और ये भी अपने आप में था कि हरियाणा जैसे राज्य में शराबबंदी का नारा बंसीलाल साहब ने दिया था। वो कभी कांग्रेस से आए नहीं बाहर, रणदीप महिंद्रा साहब, और पार्टी सुरेंद्र जी वगैरह चलाया करते थे। जी जी, शुरू से ही सुरेंद्र जी और बंसीलाल जी इकट्ठे, घर परिवार भी हमारा सारा इकट्ठा ही रहता था भिवानी के अंदर। इनका तो घर अलग है, पीछे है घर है। तो उन्होंने तो कभी कि क्या करा इन्होंने बंसीलाल जी के जीवन काल के दौरान, सुरेंद्र जी के जीवन काल के दौरान। अब ये देखो ना, और तो बाकी छोड़ दो, जब सुरेंद्र जी का निधन हुआ, तो उस समय जो मेरे को बातें पता चली, तो वो बहुत ही मेरे लिए दर्दनाक थी कि अब आपको क्या बताएं कि छोड़िए कुछ तो, मतलब ऐसा जो हर्ट हुआ अब क्या, छोड़िए। बहुत ही इस तरह से इन लोगों ने जश्न की तरह से बातें, मतलब ऐसा काम करा कि अब तो हमारी ये खाली हो गई है जगह इस लेवल तक। हाँ, तो वो चीजें कभी भूली नहीं जा सकती, आप समझते हैं। तो ये बातें जो हैं बड़ी दर्दनाक हैं, और आज भी जब मैं, अगर याद आपने दिला दिया, मेरे को तो बहुत दर्द हो रहा है सोच के, ऐसे भी, मतलब चलिए। आपके परिवार के सुरेंद्र जी के एक दोस्त हैं जो कि इस समय हरियाणा सरकार में मंत्री भी हैं, जेपी दलाल साहब। मैं जेपी दलाल साहब को पर्सनली जानता हूं। आप एक मिनट ले लीजिए, मैं थोड़ा सा पुरानी बातों को लेकर, परिवार के जो दुख है, और विरासत सियासत इतनी आसान नहीं होती है, इसमें कड़वे घुट भी कई बार पीने पड़ते हैं, तो वो झलक आ रहा है मुझे मैं उनके रिएक्शंस में। तो मैं माफी चाहूंगा, ये सवाल मैं लेके आया, लेकिन जनता एक कहीं ना कहीं बड़े राजनीतिक परिवारों की जब बात करती है, तो मैं सारी चीजों को लेकर होती है। वो जो पगड़ी रखने वाली बात थी, उसमें अब किस बात का दावा किया जा रहा है विरोध द्वारा? हरियाणा के अंदर ये रीत रही है कि जब ऐसे आकस्मिक निधन, या जब भी किसी घर के अंदर डेथ होती, जो हैं बड़े भाई कभी भी, जो हैं मेरे जेठ जो हैं, वो कभी भी बाबूजी के साथ नहीं रहे। हमेशा से बाबूजी के खिलाफ ही उन्होंने काम करा, राजनीति भी पूरी तरह से खिलाफ करी, घरेलू उसके अंदर भी गतिविधियों में आपने जैसे देखा, ये तो एक ही गतिविधि थी और बहुत सारी ऐसे इंसिडेंसेस थे। तो हमेशा से वो अलग ही रहे, और उन्होंने कोई ऐसा वो नहीं था कि बंसीलाल जी का उन्होंने साथ दिया। एक कारण था कि सुरेंद्र सिंह जी की डेथ के बाद बहुत बड़ा ये जो है इसका ये रस्म पगड़ी का आयोजन करा गया, जहाँ पर हमारी
चीफ मिनिस्टर उस समय बीजेपी की थी, वसुंधरा राजे सिंधिया, उनकी सुरेंद्र जी के साथ बहुत अच्छी जो है भाई बहन का रिश्ता था। हमारी चीफ मिनिस्टर थी शीला दीक्षित जी दिल्ली से, और सारे सबके सब वहां पर पहुंचे, और हुड्डा साहब भी वहीं पे थे उस समय। तो ये जो है सबके सामने जो है चौधरी बंसीलाल जी ने, वो मैंने भी यही सोचा था कि पगड़ी जो है अनिरुद्ध के सिर पे रखी जाएगी या इनके महेंद्रा जी के सिर पे रखी जाएगी, मेरे को भी नहीं था। मुझे सुबह बाबूजी ने बुलाया और कहा कि मैं अपनी विरासत की पगड़ी जो है श्रुति के ऊपर रखने जा रहा हूँ, अब तुम्हारी जिम्मेदारी है इसको आगे किस तरह से लेकर जाओ। ये आपको सुबह बता दिया? ये मुझे उन्होंने। तो जो रस्म पगड़ी हरियाणा में होती है, हरियाणा के बाहर के दर्शक देखें, बता दें, हरियाणा के परिवारों में जो बड़े परिवार हो या छोटे परिवार हो, कोई इस तरह की डेथ हो और अकस्मात डेथ हो, अननेचुरल डेथ हो, उसके बाद ये तय होता है कि परिवार का मुखिया कौन होगा, परिवार का लीडर कौन होगा। राजनीति से इतर भी जो है महिलाओं को इस तरह का वो नहीं करा जाता है, हरियाणा में कल्चर तो भी कल्चर नहीं है। बीबीसी ने इसके ऊपर एक बहुत बड़ा एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी उस समय, और अपने हरियाणा के अंदर भी ये सारी बात लिखी गई थी। चौधरी बंसीलाल जी को बहुत सराहाया भी गया था कि विमेन एम्पावरमेंट, कि इतनी आगे की सोच थी उस व्यक्ति की, कि जो है मतलब एक ग्रामीण अंचल से आने के बावजूद कि वो ये सोच सकते थे कि मेरे विरासत आगे मेरी पोती बढ़ाएगी। ये बहुत बड़ी बात है। और हम 2024 में ये बातचीत कर रहे हैं, इंटरव्यू कर रहे हैं उन 20 साल पहले के, और समय को याद कर रहे हैं। लेकिन बंसीलाल साहब ने ये जो कदम उठाया था, इसको कोई हल्के में नहीं ले सकता। 2005 की बात कर रहे हैं, और 2005 में शिक्षा का क्या स्तर रहा